अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। जून के महीने का आज पहला दिन है मेरे दोस्तों भाइयों, और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल उस हवाले से और बीटीसी से मुतल्लक मैं ये कहूँगा गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी। बैड न्यूज़ सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। मेरी नज़र में बीटीसी ने अभी तक चूंकि अपना बॉटम नहीं देखा है। कल के शायद परसों के बुलेटिन में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त 62% वॉलेट्स ऐसे हैं बीटीसी के जो कि रियलाइज प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। अभी जब तक बीटीसी की प्राइस है वो रियलाइज प्राइस को टच नहीं करेगी, जो कि ऑलमोस्ट 22 से 24 हज़ार की रेंज में बनती है, उस वक्त तक हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि भाई बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया है। अब बीटीसी ने जितना फ्लश आउट करना था लोगों को कर लिया। अब बीटीसी जो है अब दोबारा जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, या वो साइडवेज मूव होगी और दोबारा जो है अपनी रियलाइज प्राइस पे दोबारा टच नहीं करेगी। ये कॉन्फिडेंस से हम नहीं कह सकते। तो इस वजह से चूंकि अभी तक रियलाइज प्राइस को बीटीसी ने टच नहीं किया, तो एक ये भी ओपिनियन है कि जब तक बीटीसी उसको टच नहीं कर लेती, जब तक बीटीसी उतना कैपिचुलेशन नहीं मार्केट में कर लेती, उस वक्त तक बीटीसी जो है वो ऊपर दोबारा ट्रेंड उसका रिवर्स नहीं होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी अभी बाकी है। अब पॉजिटिव न्यूज क्या है? एक तो आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से बीटीसी 31,000 की जो प्राइस थी उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। ये आपको स्क्रीन पे बीटीसी का जो डेली का चार्ट है वो आप देख सकते हैं। पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से बीटीसी की प्राइस उस 31,000 की रेंज से नीचे ट्रेड हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले बीटीसी के प्राइस ने एकदम 31,000 को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि अब वही रेजिस्टेंस जो है इसकी सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है, चूंकि पिछले आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है 5 महीनों में से 4 महीने तो ऐसे हैं बीटीसी की जो मंथली कैंडल है वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है बेरिश ही हुई है। तो इस वजह से अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीटीसी की ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी। अगर ये इस महीने भी ग्रीन ही बनती, रेड बनती है, तो पंडित यही कह रहे हैं कि जुलाई के महीने से मार्केट जो है वो अपनी रिकवरी लाजमी करेगी। अब इसके अलावा एक और फंडामेंटल चेंजेस है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप भी वॉच करें, मैं भी उसको वॉच कर रहा हूं और मैं आपको उस हवाले से लाजमी अपडेट करूंगा। जो बाइडेन से जो फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है जेरेमी पॉल और उनकी जो सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उनकी मीटिंग हुई है और अगस्त में जो उन्होंने अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है उस हवाले से जो फैसला आएगा मेरे दोस्तों भाइयों, उस फैसले का दुनिया की जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं उन सब के ऊपर पूरा इंपैक्ट होगा। शायद मैंने कल के बुलेटिन में आपको बताया था कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल करेंसी का रिजर्व है उसका 60% तो यूएस डॉलर पे है। तो यूएस डॉलर की करेंसी के ऊपर कोई भी अगर इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तो उसके शॉक जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के ऊपर, पूरी मार्केट्स के ऊपर पड़ते हैं। तो बीटीसी के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसमें 2-4 सिनेरियोज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो ये जो जून में अभी ये जो मीटिंग हो रही है उसमें ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, तो बीटीसी की प्राइस को मैं एकदम शूट करता देख रहा हूँ विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू वीक्स। कोई पता नहीं अपना ऑल टाइम हाई बना दे। मैं इतना ज्यादा इस मामले में कॉन्फिडेंस में हूँ और होपफुल हूँ, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद अमेरिका 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अगर तो 0.25 इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर भी मैं बीटीसी की प्राइस को 40,000 से ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहा हूं विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स। अगर ऐसा नहीं होता, और जिसके चांसेस कदरे बेहतर लग रहे हैं बजाय इसके कि बिल्कुल ही इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। अब जो तीसरी मोस्ट प्रोबेबल जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि शायद पिछली बार की तरह ये 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। अगर ऐसा होता है, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, पिछली बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 0.5% तो मार्केट ने एकदम पंप किया। जब मार्केट पंप की उसके बाद टेरा लूना का क्रैश हो गया, उस वजह से मार्केट उस क्रैश से अभी तक नहीं निकली। और अगर दोबारा ये 0.5% बढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसा ही करें, तो फिर दोबारा मुझे मार्केट जो है वो मोमेंटम पकड़ती नजर आ रही है। डिपेंड करता है कि क्या वो 40,000 की प्राइस को ब्रेक करती है या नहीं, लेकिन दोबारा मोमेंटम पकड़ती नजर आ सकती है। अब चौथा सिनेरियो इस हवाले से ये निकल सकता है, अगर ये 0.5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, 0.75% या 1% करते हैं, तो फिर बीटीसी का बॉटम जो है वो आप सब एक्सपीरियंस करेंगे। ना सिर्फ बीटीसी का बॉटम आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी रियलाइज प्राइस को टच करता हुआ देखेंगे, बल्कि आल्ट कॉइन्स को भी आपको 50 टू 60 टू 70% भी आपको क्रैश होते हुए नजर आएंगे। मैं नहीं ख्वाहिश करता कि ऐसा हो, लेकिन इसकी आपने तैयारी लाजमी करनी है। अच्छा जी, ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे कि सर इस हवाले से आप बता क्यों नहीं रहे। मैंने आपको चंद माह पहले बताया था कि ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने का
अनाउंसमेंट की है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी ना सिर्फ अपनी गेम्स को कंटिन्यू करेंगे बल्कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे जो मिनी गेम्स हैं वो इनके ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेंगे। और आज इन्होंने अनाउंसमेंट किया 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए हैं जिसमें आप एज अ प्रोग्रामर, आप एज अ एनिमेटर, आप एज अ इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल तो स्टार्ट में ये प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है, उनके नाम इन्होंने बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको आपने क्लोजली वॉच करना है। ये जो ब्लॉग है, ये जो आर्टिकल है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जाके वन बाई वन इन ये जो लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट को, उनके डिस्कॉर्ड चैनल्स को, उनके सोशल मीडिया चैनल्स को आपने फॉलो करना है। उसमें यह है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ना सिर्फ आप वहां से प्ले टू अर्न करेंगे बल्कि उससे ऑक्सी इन्फिनिटी की इकोनॉमी जो है वो मेरी नज़र में स्ट्रांग हो सकती है। और ये आपको बताता चलूं कि जो ऑक्सीज आपने मेरा ख्याल है ऑलरेडी बाय की होंगी ऑक्सी इन्फिनिटी के लिए, वही ऑक्सीज आप इन ये जो लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर आप यूज कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको शायद मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये स्ट्रॉन्ग मेरा ख्याल है एक फंडामेंटल डेवलपमेंट है ऑक्सी इन्फिनिटी की ग्रोथ के लिए। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस हवाले से। अब ये प्रोजेक्ट्स, ये जो 12 प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिस्ट किए हैं, ये किस दिन लॉन्च होंगे आई डोंट नो, लेकिन जब भी लॉन्च होंगे उसके बाद ऑक्सी इन्फिनिटी के जितने टोकन हैं उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी, एसएलपी की बर्निंग इंक्रीज होगी, तो एसएलपी की प्राइस जो है वो मुझे पंप होती नजर आ रही है। जो रॉन टोकन है, चूंकि ये जितने प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे इनकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो रोनन ब्लॉकचेन के जरिए होंगी, तो रॉन टोकन की भी यूटिलिटी मुझे बढ़ती नजर आ रही है। और इसी तरह क्योंकि ऑक्सी इन्फिनिटी ने इन प्रोजेक्ट्स को कहा है कि जितनी आपने अर्निंग करनी है, जितना आपने वैल्यू जनरेट करनी है, उसका 10% हमने अपने जो टोकन है AXS और SLP वो मार्केट से उठा के वो बर्न करने हैं। तो इन 12 प्रोजेक्ट्स की सक्सेस का ताल्लुक, जितने ये प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होंगे उतना 10% ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स बर्न होंगे, तो उनकी प्राइसेस भी अप्रिशिएट होगी। ये मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं बड़े बड़े नाम आपको बता देता हूँ। एंटर द डॉन्जियन ये गेम है, इनको हाउ टू हेल्प ये नीचे आप देखें वो बता रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट में जाएं, डिस्कॉर्ड पे जाएं। इसी तरह दूसरी गेम है डिफेंडर्स ऑफ द लुनेशियन लैंड, ऑक्सी टू द मून, हंगरी ऑक्सी, ऑक्सियोलॉजी, मतलब डिफरेंट ये गेम्स के नाम है। मैं आप जैसे मैंने आपको कहा ये आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, जहां पे ये सारे इकोसिस्टम के हवाले से पॉजिटिव न्यूज है, ये एक ओगेमी कॉन्क्वेस्ट एक ऑक्सी इन्फिनिटी की इकोसिस्टम के ऊपर बनने वाली एक गेम थी। बल्कि मैं ये कहूंगा ये जो 12 प्रोजेक्ट्स हैं शायद उनमें से सबसे पहले ये वो प्रोजेक्ट फाउंडर्स है जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सी इन्फिनिटी में अपनी गेम लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की थी। जब इन्होंने अपने इकोसिस्टम की अनाउंसमेंट भी नहीं की थी, ये उससे पहले काम कर रहे थे अपनी गेम के ऊपर, लेकिन इनके डिफरेंसेस ऑक्सी इन्फिनिटी के साथ बढ़े और अब वो कह रहे हैं जी ये जो आपने कंडीशन रखी है कि आप अलग से अपनी एनएफटी सेल नहीं कर सकते, आपने ये भी कंडीशन रखी है कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट को फंड रेजिंग नहीं कर सकते, तो इससे हम कैसे कम्पीट करेंगे मार्केट की दीगर जो आपके इकोसिस्टम की दूसरी गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस हवाले से हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हम अलग से अपनी गेम जो है वो लॉन्च करेंगे। तो आप चाहें तो इनको भी वॉच कर सकते हैं। व्हाइट पेपर इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया है, ओगेमी कॉन्क्वेस्ट के नाम से ये गेम लॉन्च करेंगे। तो लेट्स सी, इस हवाले से भी अगर कोई अपडेट होगी तो मैं लाजमी आपको अपडेट करूंगा। अच्छा जी, स्टार शार्क के हवाले से कल मेरी जो थी इनका जो सीजन है वो एंड हो गया, तो मेरी जो रैंकिंग थी वो कम हो के ऑलमोस्ट मैं, मेरा ख्याल है लेस देन मैं $100 से भी मेरी रैंकिंग नीचे आ गई थी। मैं कोई मेरा ख्याल है 36वें 38वें नंबर पे था टॉप जो प्लेयर्स हैं। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार मेरी रैंकिंग कम होना शुरू होगी, क्योंकि जब सीजन एंड होने वाला होता है तो सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जितने गेम प्ले कर रहे थे तो उनकी रैंकिंग बढ़ती जा रही थी, मेरी रैंकिंग कम होती जा रही थी। तो मैं इस खौफ में कि कहीं मैं टॉप 100 से बाहर ना हो जाऊं, मैं गेम प्ले करना, जब मैंने गेम प्ले करनी शुरू की तो मैं हर गेम लूज करना, हर गेम लूज, क्योंकि जो मुखालिफ टीम आ रही थी वो मुखालिफ टीम के पास टीम बहुत स्ट्रांग थी। और कौन सी टीम स्ट्रांग है ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस आप देख लें। मेरा नेट मेरा ख्याल बंद हो गया, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं। जब आप इसमें अगर आपने ऑक्सी सॉरी स्टार शार्क में अगर आपने ये इस रैंकिंग सीजन में रैंकिंग को अगर आपने मीट करना है, लीडर बोर्ड में आके रिवॉर्ड्स लेने हैं, तो उसका मेरा आपको मशवरा यह है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि पहले ही 2 4 5 दिनों के अंदर अंदर गेम प्ले करके अपनी रैंकिंग को टॉप 100 में आप शामिल कर दें और उसके बाद आप गेम ना प्ले करें। मैंने मिस्टेक की, मैं अगर गेम प्ले ना करता तो मेरा ये 416वां नंबर आ गया था गेम प्ले करके।
तो मेरी वो मिस्टेक, अगर मैं 416 ना करता, गेम प्ले ना करता, तो मेरी रैंकिंग कितनी कम हो सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 200 कुछ पे आ जाना था। इतनी गेम मैंने लूज़ की कि मेरी एमएमआर डाउन होने की वजह से मेरी लीडर बोर्ड में रैंकिंग भी 416 पे हो गई। तो एक तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने एंड वाले दिनों में कतन गेम नहीं प्ले करनी, पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने रैंकिंग इंप्रूव करनी है। दूसरा, आपने ये काम करना है, और साथ जब आप अर्ली टाइमिंग में गेम प्ले करते हैं तो आपको पर गेम विनिंग पे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। इस वक्त अगर आपकी एमएमआर 3400 से ज्यादा है तो आपको पर गेम विन करने पे 110 सी टोकन मिलते हैं। ये जैसे जैसे सीजन जो है वो करीब आता जाता है, ये रिवॉर्ड भी जो है वो कम होते जाते हैं। तो आपने इसको वॉच करके उस हिसाब से अर्ली टाइमिंग पे प्ले करना है। और दूसरा, जब आपने गेम प्ले करने के लिए टीम रखनी है तो एक चीज याद रखिएगा, मुखालिफ टीम जब भी मुझे हरा के गई है उसके पास मुझे स्लीप कर देने, मुझे स्टन इफेक्ट लगा देने कि मैं अपने को कार्ड मेरे डिसेबल करने के कार्ड होते थे। तो आपने जब भी कोई ऑक्सीज सॉरी आपने शार्ट्स वगैरह सेलेक्ट करनी है तो उसमें कोशिश करनी है कि डिसेबल कार्ड लाजमी हो। तो डिसेबल कार्ड होंगे तो फिर आपके पास चांसेस होगा कि अगली टीम को जो है वो आप कर सकते हैं। इस हवाले से मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से आपको कार्ड्स की जरूरत है। अच्छा जी, इस वक्त मार्केट में ऑप्टिमिज्म जो इथेरियम का लेयर 2 एक टोकन था, उसकी एयर ड्रॉप की बात पिछले कई दिनों से हो रही थी मार्केट में। बहरहाल इन्होंने अपना जो एयर ड्रॉप है वो बाकायदा लॉन्च कर दिया है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ट्विटर अकाउंट है। मेरा नेट नहीं चला, नहीं तो मैं अभी क्लिक करके तो आपको सारा प्रोसीजर समझा देता। आपने यहाँ पे ये जो ओलंपियन, बल्कि मैं इसको रीट्वीट कर देता हूँ, अभी ये मेरा नेट एक्टिव होता है तो मैं इसको रीट्वीट कर देता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस थ्रेड को खोल के, तो उसके बाद आपने अपने मेटामास्क को कनेक्ट करना है। जैसे आप मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद चेक पे क्लिक करना है। अगर तो आप एलिजिबल हुए तो ये आपको ओपी टोकन जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अगर ना हुए तो ऑब्वियसली फिर आपको नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इनका बाकायदा, वो अब मेरा नेट नहीं चला, मैं आपको कैसे दिखाऊं, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन इसकी जो टोकन अगर आपको एयर ड्रॉप इसका मिलता है तो बाकायदा आप ओके एक्सचेंज पे या और कुछ एक्सचेंजेस हैं वहां पे जाके आप इस अपने जो एयर ड्रॉप आपको मिलेगा उसके टोकन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म के ऊपर बहुत से मार्केट के प्रोजेक्ट्स, टॉप प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑप्टिमिज्म को यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमिज्म एक्चुअली इथेरियम का लेयर 2 टोकन है जो कि स्केलेबिलिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इथेरियम अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है, तो बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑप्टिमिज्म को यूज कर रहे हैं। तो इसकी ये गवर्नेंस टोकन है, इसकी और कोई यूटिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि ये गवर्नेंस टोकन है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शायद ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो। अगर डेवलप होता है तो इसके अगर आपने सस्ते दामों टोकन खरीदे होंगे तो उस पर भी आपको बेनिफिट होगा। अच्छा जी, लूना टोकन बहरहाल कल जो उसका था चाम वो सारा खत्म हो गया, और मैं बहुत से ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं जो मुझे बता रहे थे कि सर हमें तो लूना टोकन मिले ही नहीं है। पता नहीं इसका ताल्लुक किस्मत के साथ है। मेरे अपने अकाउंट में को 33 लूना टोकन पड़े थे, तो वो मैं फ्यूचर ट्रेड की वजह से वो मेरे लिक्विडेट भी हो गए। लेकिन इसके बावजूद मैं कल अपना जो है वो देख रहा था अपना बाइनांस का वॉलेट, उसमें मेरे 11 टोकन जो थे लूना टोकन मुझे मिले, और 14,181 मुझे लूना क्लासिकल टोकन मिले। अब मैंने तो कोई खरीदारी नहीं की। मेरे ये जो 33 लूना टोकन थे ये तो मैंने साल हा साल पुराने खरीदे हुए थे। तो ये बड़े पुराने मेरे पास टोकन पड़े हुए थे जो कि लिक्विडेट हो गए थे, क्रैश से पहले लिक्विडेट हो गए थे। तो लिक्विडेशन होने के बावजूद मुझे क्रेडिट हो गए हैं। ये मैं तो इसको मेरी गुल्ला कहूंगा। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ये 11 टोकन मुझे मिल गए, ये 30% मिले हैं। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता 6 माह के बाद ये मुझे 70% है, वो टोकन भी अभी मिलने हैं। और जहां आप लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेन है कि हमें टोकन नहीं मिले हैं, तो इस चीज को जो टेरा इकोसिस्टम है, जो टेरा के फाउंडर्स हैं, उन्होंने बाकायदा एक्नॉलेज किया है। ये उन्होंने कल ट्वीट किया है, अटेंशन लूना एयर ड्रॉप रिसिपिएंट्स के जिन जिन को लूना टोकन मिले हैं, हमें इस चीज़ का इल्म हो गया है कि जो लूना की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं हुई जैसे कि प्लान की गई है, और हम इस हवाले से बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, दूसरे लफ्ज़ों में, ये आप लोगों को या तो लॉलीपॉप दे रहे हैं या शायद हकीकतन जिन लोगों की जितनी एयर ड्रॉप बनती है वो आने वाले वक्तों में दोबारा उनको मिले, मजीद डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जैसा भी होगा ओबियसली आप अपने वॉलेट्स को वॉच करते रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रस्ट वॉलेट में हमें फंड्स नजर नहीं आ रहे। ये आपको फंड्स सिर्फ उसी वॉलेट्स में जहां पे नजर आएंगे जहां
इनका जो फिनिक्स नेटवर्क है, फिनिक्स या फोनेक्स नेटवर्क जो सपोर्ट करता होगा वॉलेट, वहां पे वो आपके एयर ड्रॉप आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, ये लास्ट में मैंने आपको चंद दिन पहले मैंने यूएसडीडी जो ट्रॉन का स्टेबल कॉइन है उस हवाले से जो एक रिव्यू था वो दिया, और आज मैं चाहता हूँ जो जस्टिन सन है उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है, तो मैं चाहता हूँ वो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप आर्टिकल पढ़ के जो जस्टिन सन का वर्जन है वो वर्जन भी आपको पता हो, ताकि आप अगर टीआरएक्स टोकन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप यूएसडीडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पता हो कि क्या वाकईतन आपके पास दोनों वर्जन हो। नेगेटिव जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कहा कि जैसे यूएसडीटी क्रैश हो, यूएसटी क्रैश हो गया था टेरा का, इसी तरह ये भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी गलती की थी, बीटीसी रखा था, और इन्होंने ये गलती की है कि इन्होंने ना सिर्फ बीटीसी रखा है अपने रिजर्व में इसको बचाने के लिए, ना सिर्फ बीटीसी रखा है बल्कि इन्होंने टेथर को रखा है कि इन केस कि अगर टेथर कोलैप्स हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर यूएसडीटी भी हो जाएगा कोलैप्स, लेकिन वो एक अलग वर्जन था। आज आपको जो जस्टिन सन का वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, इन्होंने जो मैंने हाईलाइट्स किए, मैं मेजर पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जो डिस्पाइट द लूना फाउंडेशन गार्ड, उन्होंने कहा कि लूना फाउंडेशन ने बड़ी कोशिश की अपने यूएसटी को बचाने के लिए, उनके पास कोलेटरल जो था, गलती उनसे ये हुई कि जो यूएसटी का उन्होंने कोलेटरल रखा हुआ था वो ज्यादातर था लूना, और लूना जो था वो हाईली वोलाटाइल था। उस वोलाटाइल करेंसी को ज्यादातर मैक्सिमम रिजर्व में रखने की वजह से ये सारा सिस्टम उनका कोलैप्स हो गया। लेकिन अनलाइक टेरा, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो यूएसडीटी होगा उसके पीछे जो रिजर्व होगा वो होगा यूएसडीटी का, वो होगा यूएसडीसी का, वो होगा बीटीसी का, वो होगा टीआरएक्स टोकन का, यानी 4 वो मुख्तलिफ टोकन है। और यूएसडीटी को क्यों उन्होंने रखा है रिजर्व में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त टेथर का जो टोकन है यूएसडीटी, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 80 से 90 बिलियन डॉलर की उसकी सर्कुलेशन है। उसका सबसे ज्यादा जो चंक है, उसका जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है मोर देन 40 बिलियन टू 50 बिलियन इस वक्त सिर्फ ट्राउन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर है। यानी टेथर का यूएसडीटी ट्राउन की ब्लॉकचेन, अक्सर आप डिपॉजिट और विड्रॉवल लेते हैं तो वहां आपको TRC20 नजर आता है ना, वो ट्राउन की ब्लॉकचेन का एक स्टैंडर्ड है, नेटवर्क स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि हमने यूएसडीटी को इस वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि यूएसडीटी इस वक्त सबसे ज्यादा ट्राउन की फाउंडेशन के ऊपर है, सबसे ज्यादा सिक्योर है बकौल इनके, तो इस वजह से उन्होंने यूएसडीटी को रखा है। उसके अलावा इनिशियली एक और चीज उन्होंने कहा है जो हम समझते हैं जिस वजह से हमारा जो यूएसडीटी है वो शायद क्रैश ना करे। उन्होंने कहा इनिशियली यूएसडीटी विल बी ओवर कोलेटरलाइज, मतलब अगर 1 बिलियन यूएसडीटी इन्होंने मार्केट में फ्लोट किया है ना, तो जो पीछे रिजर्व है वो 1 बिलियन ही होगा बल्कि उससे ज्यादा होगा। मुमकिन है वो 1.5 बिलियन हो, मुमकिन है वो 2 बिलियन हो। तो इस वजह से हम अपने जो कोलेटरल रखेंगे उसको कई गुना बढ़ा के रखेंगे, इन केस कि अगर यूएसडीटी की डिमांड बढ़ती है, उसकी सप्लाई बढ़ती है, तो हमें कोई मतलब सेल प्रेशर या बैंक रन का खदशा ना हो। अक्सर आप लोग बैंक रन सुनते हैं वर्ड तो आपको समझ नहीं आती, ये बैंक रन का क्या मतलब। बैंक रन का मतलब ये होता है कि अगर पैनिक में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पता चलता है वो तो कंपनी जो है वो बंद होने जा रही है, तो उस वक्त जो पैनिक क्रिएट होता है कि हर बंदा उधर से पैसे निकालने की कोशिश करता है, वो ये नहीं देखता मुझे कितना लॉस हो रहा है, वो अपने आप को मैक्सिमम लॉस से निकालने के लिए थोड़े लॉस है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको आप बैंक रन बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमारी क्रिप्टो मार्केट में अक्सर यूज होती है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि द कोलेटरल इज कंट्रोली 180 to 200%, यानी ये यूएसडीटी को जो ओवर कोलेटराइज करेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर जैसे मैंने आपको पहले कहा 1 बिलियन अगर यूएसडीटी करेंगे तो पीछे जो कोलेटरल रखेंगे वो 2 बिलियन तक रखेंगे या 1.8 बिलियन वो रखेंगे कोलेटरल। एक तो ये है, और दूसरा इन्होंने और 2-4 पॉइंट्स किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि जो टेरा की और यूएसटी की जो ग्रोथ हुई थी वो इनऑर्गेनिक और अनसस्टेनेबल ग्रोथ थी, जबकि जो हमारी ग्रोथ होगी उसको हम ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल रखेंगे। उसके लिए इनका क्या थीसिस है, वो कह रहे हैं कि हमने इसको फेज वाइज अपनी ग्रोथ करनी है। पहले फेज में जो हमारा जो टोटल कैप है, जब तक हमारा यूएसडीडी 2 बिलियन कैप तक नहीं जाता, यानी यूएसडीटी की अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा ख्याल है लेस देन 1 बिलियन मार्केट में सर्कुलेशन है। वो कहता है जब तक ये 2 बिलियन नहीं होता तो हम ग्रोथ के फेज 1 में हैं। इस फेज के अंदर जितने यूएसडीटी इन्वेस्टर हैं उन सबको यूएसडीटी होल्ड करने पे 30% सालाना एपीआर मिलेगा।
लेकिन जैसे ही हम 2 बिलियन की ग्रोथ से ऊपर चले जाते हैं, हम 2 बिलियन को क्रॉस कर जाते हैं, तो हम चले जाएंगे यूएसडीटी के फेज 2 में। उस फेज 2 में हम आ, ये जो हम एपीआर ऑफर करवा रहे हैं, उस एपीआई को हम 2 सेगमेंट में कर देंगे। हम ऐसे यूएसडीटी होल्डर जो कि 1 साल, कम से कम 1 साल या इससे ज्यादा यूएसडीटी को होल्ड करना चाहेंगे, उसको तो हम 30% एपीआर करवाएंगे। लेकिन जो शॉर्टर पीरियड में करेंगे, उनका हम इंटरेस्ट जो है, जो एपीआर है, वो हम कम कर देंगे। तो इस तरह हम जो ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल करने की कोशिश करेंगे। और साथ जो सेकंड 2 का मार्केट कैप है, वो भी हम देखेंगे कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड क्या है। उस डिमांड और सप्लाई को देखते हुए हम उसकी भी जो मैक्सिमम मार्केट कैप है वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो इस तरह इनका मानना यह है कि उसको और दूसरा इन्होंने तीसरा चीज उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपेरेंट भी रखेंगे और ओवर कोलैटरलाइज रखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 180 to 200% ये अपने जो रिजर्व में फंड्स रखेंगे। और रिजर्व में इन्होंने क्या क्या कुछ रखना है, साथ इन्होंने रखना जी, यूएसडीटी इज ऑलवेज ओवर कोलैटरलाइज्ड बाय अ बास्केट ऑफ फियाट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइंस। यानी फियाट स्टेबलाइज स्टेबल कॉइंस कौन से हैं, यूएसडीटी और यूएसडीसी। यानी दूसरे लफ्जों में कहने को ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन पीछे जो इन्होंने कोलैटरलाइज रखना है वो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइंस हैं। तो इस लॉजिक की तो मुझे नहीं समझ आई। और बीटीसी को भी रख रहे हैं। मेरी नजर में यूएसडीटी, यूएसडीसी और बीटीसी ये खतरे की घंटी है। और साथ इन्होंने ट्रॉन भी रखा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेरा में यूएसटी की डिमांड बढ़ती थी तो लूना बर्न करके लूना की प्राइस पंप होती थी, उसकी डिमांड को पूरा किया जाता था। सेम इसी तरह यूएसडीडी की डिमांड जब ये बढ़ाएंगे तो उसकी बर्निंग के लिए, उस की डिमांड को फिल करने के लिए टीआरएक्स को बर्न करेंगे। तो टीआरएक्स को बर्न करेंगे तो टीआरएक्स की प्राइस जो है वो पंप करेगी। लेकिन एक चीज डिफरेंट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो यूएसडीडी है उसमें तो उन्होंने सिर्फ एंकर प्रोटोकॉल पे उसकी डिमांड का सिलसिला रखा हुआ था। जस्टिन सन का कहना यह है कि हम जो स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनको हम कहेंगे कि भाई अगर आप हमारे स्टेबल कॉइन के पेयर बनाएंगे, यानी बीटीसी यूएसडीटी के साथ अगर ट्रेडिंग का पेयर, इसी तरह इथेरियम यूएसडीटी के साथ, या इस तरह मार्केट के जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज है उनका अगर यूएसडीटी के साथ पेयर बना के अगर ट्रेडिंग के लिए हम करें, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। एट स्टार्ट उन्होंने कहा है कौन कौन से एक्सचेंजेस का नाम किया है। उन्होंने कहा हमारी आज ऑलरेडी बात चल रही है ह्यूबी के साथ, कूकॉइन के साथ, फोलिनिक्स के साथ, बायबिट के साथ, और भी एक्सचेंजेस के साथ हमारी बात चल रही है। अगर तो ये वाली एक्सचेंजेस यूएसडीडी को एज अ पेयर बनाकर ट्रेडिंग के लिए ओपन करते हैं तो यूएसडीडी की सही ऑर्गेनिक डिमांड इंक्रीज होगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो यूएसडीटी है उसको मल्टी चेन भी करेंगे। वैसे तो टेरा का जो यूएसटी है वो भी मल्टी चेन होने जा रहा था, उन्होंने ब्रिजेस वगैरह कायम करके दीगर ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी अपने यूएसटी लॉन्च करने का आगाज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अपने यूएसडीटी को सिर्फ ट्रॉन के ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि इथेरियम के ऊपर भी रखेंगे, शायद बीटीसी के ऊपर भी रखें और दीगर ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी रखेंगे, ताकि जिनके पास जो ब्लॉकचेन पड़ी हुई है वो चाहें वहां से बराह रास्त यूएसडीटी में अपने वोलाटाइल को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस हवाले से जस्टिन सन की ओपिनियन थी, मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं।